गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 25 अगस्त है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरएस जैसे जो पीसीएस आप लोग देते हैं उसके लिए उपयोगी बनाया जा सके न्यूज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के न्यूज़ का डिस्कशन टॉपिक कौन कौन सा है जो हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन। तो इसके संदर्भ में क्या पीटी और मेंस एस्पेक्ट हो सकते हैं उस पर हम नज़र डालेंगे। मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश, ऐसा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है। तो हम इसके सारे एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे नक्सलवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है, आंकड़े क्या हैं, नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण क्या माने जा रहे हैं, नक्सलवाद प्रभावित जिलों की रणनीति के लिए विशेष रणनीति क्या बनाई गई है जिसे हम LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, नक्सलवाद के से निपटने के लिए समाधान पहल राजनीति के द्वारा क्या दिया गया था, नक्सलवाद के विरुद्ध सरकार की पहल क्या क्या है। तो इन सारे पक्ष को हम देखने का प्रयास करेंगे और पीटी प्लस मेंस और इसके साथ साथ इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी विज्ञान धारा योजना बायो E3 नीति की मंजूरी। तो यह क्या है, इससे संबंधित पीटी और मेंस एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। भारत यूक्रेन के रिश्तों में नहीं रहेगी रूस की फांस। भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से वापस आ गए हैं। तो राजनीतिज्ञों के द्वारा कुछ कुछ बातें की जा रही हैं, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दोबारा इस्तेमाल होने वाले पहले हाइब्रिड रॉकेट रूमी का सफल परीक्षण किया गया है। तो इससे हमारा क्या टेक्निकली हम लोग एडवांस हो पाएंगे अपने इस क्षेत्र में, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। कार्यबल में 40 करोड़ और महिला की ज़रूरत है ताकि हम आगामी जो 2047 का जो टारगेट फिक्स कर रखे उसके लिए हम अहम भूमिका और हम योगदान के रूप में इसे देखते हैं ताकि हम विकसित भारत को के संकल्प को पूरा कर सके। फिर इंटरनेट मीडिया कंटेंट उद्योग का होगा अध्ययन, आपको नीति आयोग के द्वारा ऐसा किया जाएगा। एक पॉइंट और यहाँ है, थोड़ा अलग कर लीजिएगा इसको, मेगा बिजली ट्रांसफ़र बनाएंगे भारत और अमेरिका। नेक्स्ट टॉपिक है रिहोन लांग बर्नी फुटबॉल रेफरी, अंडर 17 फुटबॉल फीफा फुटबॉल होने वाला है तो उसमें रेफरी बनेगी भारतीय, दूसरी महिला होगी। तो इस तरीके से हम पीटी फैक्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे समुद्र में और बढ़ेगी भारत की ताकत, अमेरिका देगा पनडुब्बी रोधी सोनवाय क्या होता है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। सुनीता और विल्मोर को हो सकता है स्पेस एनीमिया। तो यह स्पेस एनीमिया क्या है, इससे संबंधित हम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। आज के संपादकीय में केवल एक ही आएगा टॉपिक जिसमें सवालों में महिला है सुरक्षा। तो देखिए, लगातार महिला सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में, पूर्व की घटनाओं के संदर्भ में। तो इन सारे एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा अंतिम तक समाधान ढूंढने के लिए। देखिए, ये टॉपिक जो आप लोग देखते हैं ना, यह कहाँ कहाँ काम कर सकता है। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस आप जितने दे रहे हैं उसके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट एस्पेक्ट के संदर्भ में भी आपको दे सकता है। अगर आप इच्छुक हैं चीज़ों को समझने का, बेहतर करने का, तो आप इसे कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब युक्ति इसको सपोर्ट कीजिएगा। नए रूप में यह युक्ति अब दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। यह जो पुराना लोगो था उसे मॉडिफाई करते हुए नए लोगों के साथ हम लोग आए हैं, नए लोग जुड़े हैं। सो आपको सभी लोग बुधवार से मिलने लगेंगे, बुधवार से लोग जुड़ने लगेंगे। तो आप इस बार कोड को स्कैन करके हमारा डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध कराया जाता है ऐप का, तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा इस बार कोड को स्कैन करके, या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर युक्तियाइस लिखिएगा, हमें वहाँ पाइएगा। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in। और साथ ही साथ जब सब्सक्राइब हो जाता तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ पर आते हैं, कंटेंट को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन में। तो ध्यान रखिएगा, लगातार चर्चा चल रही थी पुरानी पेंशन स्कीम जो ओपीएस लागू करने का मुद्दा बना के केंद्र सरकार
जो काट खोज निकाली है। केंद्र सरकार ने 23 लाख लाभार्थियों, जो 23 लाख कर्मचारी है के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात ध्यान रखें यूपीएस लागू की है। तो यूनिफाइड स्कीम जो है आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मेंस के एस्पेक्ट से, पीटी के एस्पेक्ट से और इंटरव्यू के एस्पेक्ट से। तो इसे अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। यूपीएस के तहत लगभग 25 साल काम करने वाले पूरी पेंशन मिलेगी। जो 25 साल काम कर चुका उनको पूरी पेंशन मिलेगी। इसका फॉर्मूला यह है कि जो 25 वर्षों, अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अतीत जो अंतिम जो कार्य वर्ष है के 12 महीनों के औसत मूल्य का वेतन का 50% बतौर पेंशन दी जाएगी। अर्थात मान लीजिए 25 वर्ष, शुरू के 25 वर्ष, 0 से लेकर 25 वर्ष और 25 से लेकर अभी 62 वर्ष है ना, सभी राज्यों में लगभग केंद्र सरकार के बहुत से सरकारी जो विभाग है वहाँ पर अभी 62 वर्ष है पेंशन रिटायरमेंट का। तो मान लीजिए 25 से लेकर 62 तक जो वेतन होगा ना, वेतन का औसत निकाला जाएगा। 50 औसत मूल्य का वेतन का 50% निकाला, जो औसत होगा ना उसका औसत का जो 50% होगा वो आपको प्राप्त किया जाएगा। अगर सेवा काल में 10 से 25 वर्ष का है तो पेंशन राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर दी जाएगी। अर्थात समानुपातिक जिस तरह का अनुपात होगा उसके आधार पर दिया जाएगा। यूपीएस को सुनिश्चित पेंशन, परिवार का पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने वाले सेवानिवृत्ति के साथ ग्रेजुटी भी दी जाएगी। तो यह सब सुविधा दी जाएगी। खास बात यहाँ समझिएगा, यूपीएस में कर्मचारियों को वेतन पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन राशि का व्यवस्था है। तो इस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों अर्थात पत्नी या जो पति या पत्नी है को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। अब जितना भी कार्य वर्ष रहा हो, अगर उसका अनुपात में निकाल कर अगर 10,000 से भी नीचे आ रहा है तो मान के चलिए हम उसको 10,000 रुपये से कम नहीं देंगे पेंशन, अच्छा 10,000 से अधिक देंगे। ऐसा पेंशन की राशि की महंगाई सूचकांक से जोड़ा गया है, यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे खुदरा महंगाई बढ़ेगी आपको राशि पेंशन की राशि भी बढ़ाती जाएगी। तो एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, खुदरा महंगाई दर क्या होता है? इस पर मैं लगातार चर्चा करता है। इसके तहत किन किन मदों की गणना की जाती है, इसकी गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अब महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन के न्यूनतम तीनों निर्धारक तत्व माने जाएंगे। तो इस तरीके से जो एनपीएस पेंशन लाया गया उसके लिए समझने का प्रयास कीजिएगा। सेवा में ध्यान रखिएगा, हर 6 माह के लिए मूल वेतन की 10% राशि एक मुश्त मिलेगी और जो ग्रेजुटी के अलावा होगी। मोटे तौर पर 30 वर्षों की सेवा के लिए 6 माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा। अर्थात 30 वर्ष की जो जॉब करेंगे उनको अलग से 6 माह का अलग से पैसा मिलेगा, जो उनका अंतिम मूल्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के उनको लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों को, क्या है एकीकृत पेंशन योजना, क्या है मौजूदा स्थिति। तो एकीकृत पेंशन योजना सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ही अच्छा लाभ हो, इससे 25 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इसी तरह राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर काम करेगी तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी लाभ होगा। न्यूनतम 50 साल की नौकरी करने वाले कर्मी को 12 महीने के औसत मासिक वेतन का 50% के रूप में मिलेगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर जो मासिक वेतन का 60% उनके आश्रितों को मिलेगा। योजना फिलहाल केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए। ऐसे ही देखिए होता क्या है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे ही लागू करती है राज्यों में इसकी मांग होने लगती है, तो राज्य की सरकारें भी कमोवेश इसी के अनुपात में आपको लाभ देगी कर्मचारियों को। तो इस प्रकार से समग्र भारत के कर्मचारियों को लाभ हो सकती है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अभी क्या है जो मौजूदा जो योजना है, राष्ट्रीय पेंशन योजना लोगों को अपनी नौकरी के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी कोष का एक निश्चित फीसदी निकाल सकते हैं, शेष राशि को निवेश किया जा सकता है। उस पर मिलने वाले प्रतिफल कर्मी के मासिक पेंशन मिलती है। तो इस तरीके से वो चीज़ें होती है। एनपीएस में पेंशन सुनिश्चित नहीं है क्योंकि इस योजना में पैसे कई तरह से प्रतिभूतियों
प्रतिभूतियों में लगाया जाता है, जिनके प्रतिफल के आधार पर बढ़ता घटता है। तो कुल मिलाकर बात है कि यह अनिश्चित होता है कि निश्चित बाजार के आधार पर पेंशन की मात्रा बढ़ेगी, या घटेगी, पर यहाँ पर निश्चित मात्रा आपको सुनिश्चित कर दी गई है, जिसके आधार पर चीज़ें होगी। बहुत से विवाद यहाँ से समाधान हो जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पर बात करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस तरीके की चर्चा हो रही है कि हम 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, तो यह देश का बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जैसे हमने पोलियो का जो उन्मूलन हुआ था एक उपलब्धि के तौर पर हमने देखा था, इसी तरह आतंकवाद में जो समस्याओं का कम करने का प्रयास किया जाए उपलब्धि के तौर पर देखा जाता। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं बेहतर प्रबंधन के तौर पर। तो 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल प्रभावित मुक्त हो जाएगा, ऐसी बातें की जाए तो आपको पीटी फैक्ट आपको यहाँ से मिल रहा है। तो भारत ने लक्ष्य तय रखा है, तो इसके लिए चीज़ें होंगी। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के आने के बाद ऐसी बातें, देखिए राजनीतिक बातें होंगी, पर यहाँ आंकड़े को ध्यान में रखना। जैसे 147 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, 631 सरेंडर किए और 723 गिरफ्तार किए गए। इस दौरान गढ़ में सुरक्षा के बदले 30 नए कैंप स्थापित किए, सब बातें की गई। अभी वर्तमान में इसकी सीमा जो है सेट सभी राज्यों यानी झारखंड सटे सभी राज्य छत्तीसगढ़ के, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों के मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास, संविधान में फिर नहीं आएगा अनुच्छेद 370, ऐसी बातें की जा रही 35 है, ये सब विवाद के कारण माने जाते हैं और ये सब चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। जब समाधान निकाल दिया गया है तो इसके लिए चर्चाएँ कम होती हैं, ठीक है ना, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब स्टीम लेवल पर बातें यह हो सकी 35 ये समाप्त है। जब तक सरकार कोई विधिवत निर्णय नहीं लेगी तब तक इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी तरीके से। ध्यान रखिएगा, नक्सलवाद के संदर्भ में नक्सलवाद की उत्पत्ति क्या थी। तो सबसे पहले याद रखना, यह हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में हुआ, जो दार्जिलिंग में है। आप जब बंगाल का मैप देखिएगा, सॉरी मैप थोड़ा सा गलत बन रहा है, मैप बन रहा है, ठीक ना, ऐसे मैप है। और यहाँ से जो चिकन नेक का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको दार्जिलिंग का क्षेत्र मिलेगा। तो यह ऊपरी का जो क्षेत्र है चिकन नेक के पास, तो ध्यान रखिएगा यहीं पर 1967 में नक्सलवाड़ी दार्जिलिंग जिला स्थित है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसके इसी गांव के नाम पर इस आंदोलन को, उग्रवादी आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दे दिया गया, ठीक है ना। इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, उग्रवादियों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न को अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजुमदार, कान्हू सन्याल और कन्हई चटर्जी के द्वारा शुरू किए गए सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया, जो इस प्रकार से फला फूला देश में रेड कॉरिडोर के नाम से विख्यात हो गया। अभी तो बहुत कम हो गया, जब यह अपने चरम पर था तो हमारे देश का 28 जिला प्रभावित हुआ करता था, कोई ऐसा जिला नहीं था कमोवेश कम या अधिक प्रभावित ना रहा हो। तो इस तरीके से समझिएगा, ये रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ी। आगे हम बात करें, देखिए यह 2007 का जो ऑफिशियल डाटा दिया गया था, उसमें नक्सलवाद का प्रभाव कैसे था इसे देखिए। जहां रेड है सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित है, जहां थोड़ा सा येलो है भगवा कलर का वो उससे कम है, और जो आपको पीले टाइप का है तो वो सबसे कम प्रभावित क्षेत्र था। तो हम देखते हैं कि रेड कॉरिडोर देखिए यहाँ से शुरू होता है, आपको जो बढ़ना शुरू होता है आपको इधर आपको साउथ के राज्यों तक पहुंच जाता है, फिर पहले महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी नक्सलवाद के प्रभावित क्षेत्र मिले थे, नॉर्थ ईस्ट के भी क्षेत्र थे। तो हालांकि ये 2007 का आंकड़ा है, मैं 1967 से लेकर 2000 के आसपास का जब चरम सीमा इसका था तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस समय ध्यान रखिएगा पूरा देश प्रभावित किसी न किसी था। शहरी नक्सलवाद और भी खतरनाक हो गया था कि आपके आस पड़ोस में लोग ऐसे थे जो इस प्रकार के चीज़ों को लेकर करते थे, जैसे स्लीपर सेल अभी नाम सुने होंगे। स्लीपर सेल जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण एक टूल के तौर पर उपयोग किया जाता है। आपको पता नहीं होगा, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपका सहबंदी
स्लीपर सेल के तौर पर काम करता है और आतंकवादी घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार होता है। वो टिप देगा, वो आपको रेखरी करेगा, इस तरीके से लोग इसमें भी हुआ करते थे शहरी नक्सलवाद के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बातें उभर कर सामने आई थी। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट जो नेता माओ से तुंग थे उनकी नीतियों का अनुगामी था, उनके नीतियों का अनुसरण करता था, इसलिए माओवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कभी कभी माओवादी इनको बोला जाता है। तो ये माओ से तुंग के विचारों से प्रभावित थे, जो उग्र नीतियों का पालन करना चाहते थे। अब आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है। जहां तक मैं मानता हूं, मैं चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूं, तो देखिए सरकारी नीतियों से दिक्कत है तो ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे बेहतर विकल्प कौन देता है? बेहतर विकल्प कौन देता है? राज्यों अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, अपने समानता को लाने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्वरूप, जिसमें लोकतांत्रिक स्वरूप में आप सहभागी बन सकते हैं। समान अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप अगुवा बन सकते हैं, अपने पिछड़े क्षेत्रों का नेता बन सकते हैं और अपने विचारों को लोकतांत्रिक स्वरूप में संसद के पटल पर रख सकते हैं, अपने अधिकारों को मांग सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए कार्य कर सकते हैं। यह सबसे बेहतर विकल्प, कितना भी लोकतांत्रिक स्वरूप आप उसका आलोचना कर लें, विश्व में जितनी भी व्यवस्थाओं का प्रचलन चल रहा है उसमें सबसे बेहतर विकल्प हमको लोकतांत्रिक स्वरूप ही दिखता है। तो इसके ही आधार पर आपको सत्ता को प्राप्त करना होगा और सत्ता में अपने अधिकार को प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त अब दूसरा कार्य करते हैं, तो लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाने के लिए जो संस्थाएं बनाए गए हैं, आपके विरुद्ध काम करेगी और आपको कमोवेश आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी अपने से। जब तक आपको चेक एंड बैलेंस की थ्योरी बनाए हुए, चेक एंड बैलेंस की, तब तक चीज़ें ठीक है। जैसे ही बैलेंस ये गड़बड़ाएगा ना, मान लीजिए यह तराजू है, तराजू गड़बड़ाएगा। अगर लोकतंत्र हावी है तो बहुत अच्छा है, जैसे आपका विचार हावी हो जाएगा तो ये लोकतंत्र का जो चिड़िया है ना, आपको रोकने का प्रयास करेगा, इसके धनुष रोकने के प्रयास करेंगे, इसकी एजेंसियां रोकने का प्रयास करेंगे। तो यही हुआ। शुरुआती दौरों में नक्सलवाद को उतना लिया नहीं गया मुद्दे के तौर पर जैसे जैसे इसने सीधी क्या किया करने लगा, सरकारी एजेंसियों को, सरकारी संस्थाओं को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो बाद के दिनों में देखते हैं सारे राज्य की एजेंसियां काम करने लगी इनके विरुद्ध। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आंकड़े के संदर्भ में हम चीज़ों को समझने का, भारत में जिन 8 राज्यों में लगभग 60 जिलों में यह समस्या बनी हुई, जिनमें उड़ीसा के 5 जिले, झारखंड के 14 जिले, बिहार के 5 जिले, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के 10 जिले, मध्य प्रदेश के 8 और महाराष्ट्र के 2, बंगाल के 8 जिले शामिल है। तो इस तरीके से हालिया जो आंकड़ा दिया गया 8 राज्यों की स्थिति ऐसी है। तो आप देख सकते हैं जो पहले रेड कॉरिडोर पर हुआ करता था, हाईली अफेक्टेड जो एरिया है छत्तीसगढ़, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र है, आपको बंगाल का कुछ जिला आपको देखने को मिलता है हाईली इफेक्टेड जो है नक्सलवाद से। बाकी कहानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इसीलिए 2026 का टारगेट रखा गया कि हम इस विचारधारा का जड़ से समाप्त करें। देखिए जड़ से समाप्त नहीं होगा पर विचारधारा न्यूनतम क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। लोग विकास के, मैंने कभी याद है आप लोगों को जो पुराने स्टूडेंट है, जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था, वहाँ आतंकवाद की घटना है, आतंकवाद की घटना बहुत होती है। तो मैंने कुछ दिन पहले जब 2019 के चीज़ों को हो रहा था, जब आया था, तो मैंने कुछ बातें कही थी कुछ इंस्टीट्यूट्स में, या आप लोगों को ऑनलाइन आप लोगों को मैंने चर्चा भी की थी कि जब आपको क्या करना, जब किसी क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्र में अगर उनके लोगों को वापस लाना है ना, तो आप इतना विकास करा दो ना, इतना विकास कर दो, इनका इतना लाइट लगा दो, चकाचौंध बढ़ा दो कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको यह एहसास हो जाए ना कि इससे बेहतर विकल्प हमारे पास हो ही नहीं सकता है। इतना बेहतर चीज़ें होंगी तो वही कॉन्सेप्ट है किसी भी पिछड़े या वंचित वर्गों को समान धारा में लाने का। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा जब तक आप विकास की धारा वहाँ नहीं लेके जाइएगा। ग्राउंड लेवल पर जब चीज़ों को नहीं प्रोवाइड कराइएगा, चीज़ें उपलब्ध, वहाँ के लोग हैं ना आपके प्रति वफादार
हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो देखते होंगे जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाया गया तो देखिए जाके जम्मू कश्मीर में कितने विकास के चीज़ें लेकर आई गई, कितनी परियोजनाओं को इनपुट किया गया, वहाँ पर सेमिनार कराए गए, वेबिनार कराए गए, G20 सम्मेलन के कुछ पार्ट कराए गए। तो इस तरीके से देखते हैं कि वहाँ पर लोग अभी इस बार चुनाव जो हुआ लोकसभा चुनाव में प्रतिशतता बढ़ी। तो क्यों बढ़ी? उससे पहले कम हुआ करती थी क्योंकि उस तरह का विकास उस क्षेत्र में नहीं हुआ जहाँ अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था। इसलिए अगर नक्सलवाद क्षेत्र में आपको बेहतर समाधान ढूंढना है तो आप इन क्षेत्रों में इतना विकास कराओ ना, जहाँ जहाँ प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ पर लोगों को लगे कि नहीं हम इससे बेहतर विकल्प कैसे प्राप्त करेंगे, इसको प्राप्त करना चाहिए। जब दूसरा पड़ोसी ये लाभ ले रहा है तो हम क्यों नहीं लाभ लेंगे? तो यह क्या होगा कि आपके विचार में, उसके विचार में जो नक्सल विचारधारा से भी प्रभावित है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा इस ओर, क्योंकि वह मानव प्रवृत्ति है। मानव प्रवृत्ति की विकास के अवसरों को नहीं वह छोड़ सकता है। जब तक अवसर नहीं मिल रहा वो हल्ला करेगा, जब भी चिल्लाएगा कि हमें नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, पर जैसे विकास के अवसर उससे मिलने होंगे वो चुपचाप इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी विचारधारा इन राज्यों में होगी ही नहीं। तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि यह क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़िए कि वर्ष 2015 के बाद नक्सलियों में 90% हमले लगभग 4 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में ही हुए हैं, उस और कई राज्यों में नहीं हुए। माओवादियों के थिंक टैंक और प्रथम पंक्ति के नेता या तो मारे जा चुके हैं या इस विचारधारा को छोड़ चुके हैं। तो जो प्रथम पंक्ति का नेता होता है अर्थात वह होता है जो किसी विचारधारा को आगे लेकर जाता है, विचारधारा को क्या किया था आगे ले जाता है, उसके लिए हथियार, उसके लिए रसद, उसके लिए नियम, उसके लिए प्रबंधन की व्यवस्था करता। वैसे जो प्रथम पंक्ति का नेता है, इसी के जो प्रथम पंक्ति का नेता डिसीजन लेता उसी अनुसार उसका अनुयायी, जो उस संस्था का अनुयायी है वो अनुसरण करेगा। तो प्रथम पंक्ति के सारे नेताएं लगभग या तो मारे जा चुके हैं या तो विचारधारा को छोड़ चुके। तो बचे हुए जो सिपाही हैं, बचे हुए जो उसके अनुसरण करता वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कमज़ोर होंगे और इस लोकतांत्रिक स्वरूप में वो अपनाने का प्रयास करेंगे। अब रेड कॉरिडोर भारत के, ध्यान रखिएगा, मध्य पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों का वह क्षेत्र है जो गंभीर नक्सलवादी माओवादी विद्रोहियों का अनुभव कराता है। जो रेड कॉरिडोर की बात होती है, मैंने आप लोगों को ये जो बताया इसके संदर्भ में समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वामपंथी हिंसा में सुरक्षा बलों और नागरिकों के मौतों की संख्या वर्ष 2010 की तुलना में 2022 में 90% की कमी हुई है और 2010 में 1005 था, 2000 में 98 हुई मात्र। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के आगे कि चीज़ों को और भी हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हुए नक्सलवाद को अंतिम रूप से समझेंगे। इसका उत्पत्ति का कारण क्या था। जैसे केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा के मुख्यतः कानून व्यवस्था की समस्या मानती रही है। हालांकि इसके मूल में गंभीर सामाजिक आर्थिक कारण भी थे, जिसके वजह से यह और भी पनपा, और भी विस्तार हुआ, और भी चीज़ों को लेकर यह सवाल निशान लगाना शुरू किया। इन सब चीज़ों को लेकर बढ़ता है यह नक्सलवाद। उसके बाद नक्सलवादियों का कहना क्या था, वे उन आदिवासियों और गरीबों के लड़ रहे हैं जिनकी सरकार दशकों से अनदेखी कर रही है। ये ज़मीन के अधिकार और संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात ध्यान रखिएगा, सरोकार जो होते थे, सरोकार कहने का मतलब जो गरीब गुरबा है उसके जो अधिकार है, उसके संसाधनों को रोकने का, उनके ज़मीन जोरू को बचाने का जो समस्या था, जो जिसका जवाबदेही राज्य की एजेंसियों का होना चाहिए था, वो नहीं उठाते थे। उसके बदले यह लोग उठाना शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे वो इतना हावी हो गए तो वो पंचायत लगाना शुरू कर दिए, पंचायत लगाना शुरू कर दिए। एक संस्था के तौर पर काम करने लगे, एक न्यायपालिका के तौर पर काम करने लगे। इस तरीके से एक संस्था राज्य की एजेंसी के तौर पर कार्य करने लगे। जो इन क्षेत्रों में प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर लोग क्या करते थे, कोई हत्या होता था, कोई गरीब महिलाओं का उत्पीड़न होता था तो वो हिंसा, फांसी की सज़ा देने शुरू कर दी। इस तरीके से क्या हुआ, राज्य की एजेंसी जो वर्तमान अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसको प्रभावित करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से और भी चीज़ें प्रभावित होने लगी।
सामाजिक आर्थिक कारकों में समझने का विकास का अभाव, गरीबी, भूमि अधिकार विवाद, शक्तिशाली संस्थाओं का शोषण, जातिगत भेदभाव मुख्य कारण माना गया था। नेक्स्ट, राजनीतिक कारण में समझिएगा कि कमजोर शासन और बुनियादी ढांचे की कमी, लोकतंत्र से मोहभंग। लोकतंत्र एक छलावा आप लोग सुने होंगे, उस तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा इन क्षेत्रों में, इसलिए नक्सलवाद और भी पनपा और भी विस्तृत हुआ। और वर्तमान स्थिति में जो रेड कॉरिडोर की बात हो रही थी कुछ साल पहले तक, तब तक वो स्थिति देखने को मिली। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे टॉपिक में नक्सल प्रभावित जिलों में के लिए विशेष रणनीति क्या बने। इसके तहत नक्सल प्रभावित जिलों को, जिसे हम LWE अफेक्टेड आपको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, की संख्या लगभग इसके 5वें भाग तक कम करने का निर्णय लिया गया था। तो इसके तहत क्या काम किया गया था, विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें सार्वजनिक संरचना सेवाओं के बीच मौजूदा खाई को खत्म करने हेतु कार्य किए जाएंगे। संपर्क जो सड़क संपर्क परियोजनाओं को डेवलप किया गया। रोड जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको वृद्धि की गई। प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 5412 किलोमीटर के सड़कें निर्माण किए गए। सड़क निर्माण करने से फायदा यह होता है ना कि संसाधनों की पहुंच बेहतर हो जाती है। संसाधनों की पहुंच बेहतर हो जाती है, संसाधन बेहतर होंगे तो आपको अवसर जो है ना, अवसरों का विकल्प अधिक मिलेगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें प्राप्त होने लगती है। उसके बाद कौशल विकास परियोजनाओं को सृजित किया गया, जिसमें हम 18-19 तक के आंकड़े अगर हम बात करें, जिसमें 47 ITI 68 कौशल विकास केंद्र का निर्माण किया गया, जो यह परियोजना जिस समय लागू की गई थी। ध्यान रखिएगा। इसके तहत भी आगे बढ़ी शिक्षा संबंधी पहल, एजुकेशन इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें नए केंद्रीय विद्यालय को सृजित किया गया, जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु मंजूरी दी गई। साथ ही साथ एकलव्य मॉडल तहत अधिक स्कूल खोले गए, बनाई गई, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की विचारधारा को प्रभावित किया जा सके, समान लोकतंत्रीय धारा में लाया जा सके। वित्तीय समावेशन के लिए जो प्रभावित क्षेत्र से, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से रहने वाले सभी नागरिक 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, तो ताकि हम जैसे वित्तीय समावेशन करेंगे उनको सरकारी योजनाओं तक पहुंच स्थापित कर पाएंगे, और सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंच पाएगी तो लोगों को अवसर सृजित होगा, कार्य करने का अवसर सृजित होगा, विकल्पों की तलाश करने का। तो इसलिए आपको देखते वित्तीय समावेशन। इसके अतिरिक्त हमने समाधान योजना लाया। समाधान योजना के तहत हमने यूनिफाइड करने का प्रयास किया गया। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के प्रोग्राम को मर्ज करने का प्रयास किया गया। गवर्नमेंट सेंट्रल स्ट्रेटजी को नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान सिंस 2015 में यह बातें की गई थी, जिसमें सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के 2 प्रारूप लाए जाएंगे, जिसमें हम यूज फॉर जो समाधान स्ट्रेटजी की बात करेंगे उसके तहत हम चीज़ों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। इसके तहत ध्यान रखिएगा, कुछ जिलों में जो नक्सल प्रभावित जिलों में थे वहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण अर्थात सोशल ऑडिट की सहायता की गई। वित्तीय सहायता को विशेषीकृत मुहैया प्रावधान करने के लिए, लोगों तक पहुँच स्थापित करने के लिए सोशल जो ऑडिट होता है उसकी प्रावधान की, ताकि लोगों को लगे कि हमसे सरकार पूछ रही है, हमसे सरकार हमारे नीतियों में हमारा भागीदार बना रही है। इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था और भी मजबूत हुआ वहाँ, ताकि हम चीज़ों को अपने कार्यों का निर्णय स्वयं आप ले सके। इस तरह का सामाजिक अंकेक्षण जो हुआ, सोशल ऑडिट हुआ और भी बेहतर भूमिका अदा किया। नक्सलवाद निपटने के लिए समाधान पहल जो राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया तो क्या था, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, यह एक समस्या अंग्रेज केंद्र सरकार 8 सूत्रीय समाधान नामक एक कार्य योजना से शुरुआत की गई। यह अंग्रेजी के वर्णमाला जो होता है उसके अक्षरों से लिया गया, जो इकोनॉमी है उनसे लिया गया। इस योजना के 8 बिंदु पर है, जिसमें S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व की बात करेगा। A जो स्ट्रेटजी है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, आक्रामक नीतियाँ हैं, रणनीति है, उसके हम बात करेंगे। M जो मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग है, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण, उसकी बात होगी। जो एक्टिनोबल इंटेलिजेंस है, कारगर और खुफिया तंत्र को हम डेवलप करेंगे। फिर D से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस है, जो इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरियाज कार्य योजना का नामक ये आपको दिया गया, जिसके तहत डैशबोर्ड बनाया गया। एज फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, कारगर जो प्रौद्योगिकी है उसको हार्नेसिंग किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, प्रत्येक नागरिक तक की कार्य योजना पहुँच की जाएगी। एंड फॉर नो एक्सेसिंग फॉर जो फ्रिचिंग है, नक्सलवादियों को वित्त जो फाइनेंसिंग जो की जा रही है, नक्सलियों को वित्त पोषण को विफल करने का जो उसको रोका जाएगा, उसके लिए यह कार्य किया जाएगा। एंड फॉर एक्सेस नो एक्सेस फॉर फाइनेंसिंग आपको की जाएगी। अब इस तरीके से चीज़ें उभर कर सामने आए, तो पहल सरकार के द्वारा और भी क्या की गई,
तो वामपंथी उग्रवादों से संबंधित जो राष्ट्रीय नीति कार्य योजना 15 जिस पर मैंने चर्चा किया, समाधान योजना लाया गया, आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया गया। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है। मैंने इस पर चर्चा भी कर रखा पहले के वीडियो में, फिर ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 10 वामपंथी उग्रवादी प्रभावित राज्यों को क्या करता है, लागू करता है। यह सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, परिचालन आवश्यकता, वामपंथी उग्रवादी को मारे गए घायल घरेलू नागरिकों, सुरक्षा बलों के अनुग्रह, भुगतान, आत्मसमर्थन, वामपंथी उग्रवादी कैडो, पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों, प्रचार सामग्रियों संबंधित, अर्थात तुरंत हम उन क्षेत्रों में क्या करेंगे, सुरक्षा संबंधी व्यय करेंगे। अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी, आक्रमण सहायता दी, सार्वजनिक बुनियाद ढांचे को विकसित किया जाएगा। पुलिस स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि वो इन प्रकार के जो 604 सुदृढ़ पुलिस स्टेशन निर्माण किए गए इन क्षेत्रों में, जिससे हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आधुनिक तरीके से रोक सके, उनके हथियारों को रोक सके, इस तरीके से किया गया। वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क जो संपर्क योजना है, जिसे RCPLWE कहते हैं, इनका उद्देश्य वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार लाना। इतनी योजनाएं लाई गई सरकार के द्वारा, तब जाके अब घटनाएं कम हुई। तो इस तरीके से और भी कार्य करने की आवश्यकता है सरकार को, ताकि यह जड़ से चीज़ें समाप्त हो सके। अब नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, आज का प्रश्न क्या है, 2 प्रश्न आपको है। एक प्रश्न ध्यान रखिएगा UPSC 2020 में पूछा गया, एक क्वेश्चन जो वर्तमान टॉपिक उससे कुछ जोड़कर काम किया पूछा गया है। तो आप दोनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान सैन्य टुकड़ियों को नियमित क्षति भारत की आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ वामपंथी उग्रवाद जो है उसके द्वारा उत्पन्न मौजूदा चुनौतियों के लिए असफलताओं को रेखांकित करता है। हाल के घटनाओं में उग्रवाद विरोधी अभियान जो हुए हैं, जिसमें कुछ हमारे अर्धसैनिक बल मारे गए हैं, उसमें जो घटनाएं बढ़ी है, उसके बाद जो हम चुनौतियां हैं, मौजूदा चुनौतियां उग्रवाद का, वो क्या करती सरकार असफलताओं को रेखांकित करता है। तो उसको रेखांकित करता है, उसको स्पष्ट करना है। भारत के पूर्वी हिस्से, दूसरे क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद का निर्धारक क्या है। प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार, नागरिक प्रशासन, सुरक्षा बलों की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। यह UPSC 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसका प्रयास कीजिएगा और कहाँ लिख के भेजना, युक्ति है, इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जब जो लोग अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, वहाँ पर एक हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज बना हुआ है, आप उसे न्यूनतम शुल्क से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर आपको भेजना है। चलिए, तो हम इन सब चीज़ों को वहाँ देखेंगे। देखिए, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पैकेज है मात्र आपको 599 में उपलब्ध कराया जाता है, 1 साल के वैलिडिटी के साथ। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ओरिएंट जो है की नोट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको डेली आंसर राइटिंग कराया जाता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है और वीकली प्रोग्राम चलाया जाता है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और यह जो आपके करेंट के मुद्दे हैं, करेंट के समस्याओं का जो है कि हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, PT, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट, उन सारे समस्याओं का आपका दूर होने लगेगा लगातार। पर बहुत से स्टूडेंट इसका लाभ ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, 70 और 71 BPSC के लिए हमने टारगेट प्रोग्राम और फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम लोग टारगेटेड बात करेंगे। टारगेट बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बिहार स्पेशल पर, और डेली 30 MCQ सीरीज आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही यह जो फाउंडेशन बैच होगा 2 ईयर के लिए, 2 वर्ष के लिए होगा। हम पहले 1.5 साल में क्या बात करेंगे, सब्जेक्ट के होलिस्टिक चीज़ों पर बात करेंगे। उसमें हम 0 से लेकर 100% तक पहुंचने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। और उसके बाद 6 मंथ जो बचेगा, उसके लिए केवल हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें डेली MCQ तो रहेगा ही रहेगा। वो डेली आज से स्टार्ट होगा, जब से आप ज्वाइन कीजिएगा तब से। उसके बाद जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक टेस्ट का हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तब अगर कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और समस्या का समाधान ढूंढिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी विज्ञान धारा योजना और बायो E3 नीति की मंजूरी। तो देखिए क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 3 व्यापक योजनाओं को जारी रखने के लिए मंजूरी दी। विज्ञान धारा नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना का विलय कर दिया गया है और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 15वें वित्त आयोग जो
22 और 25-26 की अवधि के दौरान विज्ञान धारा के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10,579 करोड़ रुपये है। इस योजना के 3 व्यापक घटक, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थागत मानव क्षमता निर्माण अनुसंधान विकास और नवाचार प्रौद्योगिकी विकास तैनाती शामिल है। विज्ञान जो धारा है योजना प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार संबंधी इकोसिस्टम को मजबूत करना था। प्रौद्योगिकी संबंधी निर्माण के साथ साथ अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना था। इसी के तहत क्या करना, सुसज्जित करना था, अनुसंधान विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना था, विज्ञान प्रौद्योगिकी के जुड़े बुनियादी ढांचा को मजबूत करना था इसका विज्ञान धारा का। तो यह महत्वपूर्ण फैक्टर था, तो इसे याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं तक पहुँच, बुनियादी अनुसंधान, टिकाऊ ऊर्जा, जल और जो उपयोग क्षेत्र थे उसको बेहतर विकल्प करना, सहयोगात्मक अनुसंधान करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य था। विज्ञान धारा योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047 की दृष्टि साकार करने की दिशा में जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? अनुसंधान और विकास घटक के अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन जो है के अनुरूप बनाया गया। इस योजना का कार्यबल राष्ट्रीय परियोजनाओं के अनुरूप कार्य करना था। इस तरीके से हम बायो E3 के तहत क्या करेंगे, मंत्रिमंडल ने उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 अर्थव्यवस्था, बायो E3 का मतलब आपको 3 E का चर्चा करना। एक E हो गया आपको इकोनॉमी, दूसरा ई हुआ इन्वायरमेंट और चौथा तीसरा ई हो गया आपको क्या, रोजगार, आपको एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3E का कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो के लिए जैव प्रौद्योगिकी के सहयोग की बात कर रहा है। तो नीति को मंजूरी दी गई। वैष्णव के बायो E3 नीतिगत विषयों के क्षेत्र में अनुसंधान विकास और उद्यमिता का नवाचार संचालित करेगा। इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। 3E कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। मूल उद्देश्य समझिएगा, 2047 तक हमें विकसित भारत के सारे विकल्प को तलाश करना है, जिसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास है वो हम बात कर रहे हैं, टिकाऊ ऊर्जा की बात कर रहे हैं, शून्य ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, ये सब बात हो रही है। तो देखिए शुद्ध शून्य कार्बन आ गया, फिर अर्थव्यवस्था की बात हुई। तो मुझे बताइएगा पंचामृत योजना क्या है, क्योंकि जब भी यह शुद्ध शून्य कार्बन आएगा तो ये सब योजनाओं का आपको याद आना चाहिए, ये रटा होना चाहिए, आप लोग के दिमाग में चढ़ा होना चाहिए। जैसे ही पूछा जाए कहीं इसका उत्तर आप लोग तुरंत लिख दीजिएगा। जो COP26 में भारत सरकार के द्वारा लिया गया दिशा निर्देश उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो पंचामृत योजना के लक्ष्यों को लिख दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। चलिए आगे हम बात करेंगे। क्लास कैसा लगता है आप लोग के लिए? सपोर्टिव मैसेज ज़रूर होना चाहिए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बिना बोले काम नहीं करते, और जाके प्लेटफॉर्म पर देखिएगा कैसे प्रमोट करते हैं अपने टीचर को, कैसे प्रमोट करते हैं अपनी संस्थाओं को। आपकी ये संस्था है, आप जितना हमें मजबूत कीजिएगा हम उतना और भी बेहतर विकल्प आप लोग के लिए लेकर आ पाएंगे और अफोर्डेबल प्राइस में लाएंगे। हमारा सपना जो है न्यूनतम फी पर बेहतर कंटेंट इंडिया को देना। तो जो भी बच्चे हैं गांव दूर दराज के लोगों को वो चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा आने वाले समय में जो कोई नहीं कराता है। बशर्ते तब तक आप सहयोग हमें करिए। जिस दिन मैं रेगुलर होने लगा इस चीज़ पर, अभी बहुत से संस्थाओं में काम कर रहा हूँ, उन्हें जल्द ही मैं वहाँ छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इन सपनों के पीछे वो बाधा बन रहे हैं। तो हम लगातार आप लोगों के लिए इन सब चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग सहयोग कीजिए हमें, तभी हम चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। एक दूसरे के साथ सपोर्ट जब तक नहीं होगा, हमें मजबूत नहीं कीजिएगा, तब तक ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपको क्या लगता है जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है टारगेट बैच में, क्या और भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कराए जाते हैं? अगर ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हाँ तो आप मुझे प्रमोट मत कीजिएगा, मैं सीधा एक लाइन में बोलता। अगर नहीं तो प्रमोट करने की आवश्यकता है। उन सभी बच्चों तक पहुंचने का अधिकार है यह कंटेंट जो इसके हकदार है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री जैसे ही वापस आते हैं तो मीडिया में कुछ बातें होने लगती है। महत्वपूर्ण विशेषज्ञ हैं इस पर राय अपना विकल्प देने लगते हैं। दो तीन चीज़ें याद रखिएगा।
भारत की विदेश नीति यूरोपियन मीडिया को समझ में नहीं आती है। भारत एक साथ एक महीने में रूस भी जाता है, उसी महीने एक अगले महीने आपको यूक्रेन भी जाता है। तो भारत कैसे संतुलन स्थापित कर पाता है इन मुद्दों पर, इन समस्याओं पर, आपको सोचने वाली बात है। गले दोनों जगह मिलता है, तो कुछ यूरोपियन मीडिया बोल देते हैं गले नहीं मिलना चाहिए था। तो ये हमारे संस्कार में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट हम काल कालांतर से दिए आ रहे हैं। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, कूटनीतिक संवाद जो डेवलप किया गया है भारत का, वो यूरोपियन मीडिया को समझ में नहीं आता है, पर भारतीय मीडिया को तो समझ में आता है, भारतीय कॉन्सेप्ट को समझ में आता है, भारतीय डीएनए को समझ में आता है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि रूस इस मुद्दे पर हमारे लिए कभी फांस नहीं बनेगा, क्योंकि रूस उस वक्त भी हमारा साथ दिया है ना, कि जब हम बुरे वक्त में थे, तो जब अच्छे वक्त में हम उसका साथ मेरा वो कैसे छोड़ देगा। इस चीज़ को समझिएगा। रूस का है ना, हम लोग जो सहयोग है, रूस का हमारा संबंध है, हम लोग इकोनॉमिकल नहीं जुड़े हुए हैं कि इकोनॉमिकल थ्योरी पर हम लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते, हम लोग जस्तर के तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारा संवाद उस स्तर पर है कि आंखों आंखों में इशारा हो जाना और प्यार हो जाना वाला नहीं कॉन्सेप्ट रहता है, उस स्थिति पर है। अगर भारत कुछ करता है, भारत कुछ कर रहा है किसी देश में, वो रूस के क्षेत्र सीमा में है, तो उसके क्षेत्र सीमा, क्षेत्राधिकार के सीमा में रूस उस संदर्भ को समझता है। तभी तो आप समझिए, जब अमेरिका से हम कुछ हथियार लेते हैं, रूस उसके समर्थन में काम करना शुरू कर देता है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए भारत की विदेश नीति इतनी आम विदेश नीति है, उसके कोर पॉइंट जो बात मैंने कल भी बताया था, जो क्षेत्रीय अखंडता है, संप्रभुता है, वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है, ये सब सहअस्तित्व का कॉन्सेप्ट है, ये सब साथ में काम करता है। तो आपको जब 1991 में पूर्वी सोवियत संघ गणराज्य से अलग होने के बाद यूक्रेन के साथ भारत ने 92 में क्या है कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम यूक्रेन की यात्रा पर किए थे। 2012 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जो नई दिल्ली आए थे, राष्ट्रपति जो विक्टर यानुकोविच नई दिल्ली आए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग से लेकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई समझौते हुए थे। वर्ष 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद हालात बदल गए। भारत रूस के कदम का विरोध नहीं किया, और क्यों नहीं किया, धन्य भारत तटस्थ रहता है। रीज़न उसके पीछे है। तटस्थ रहने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम किसी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं या किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम तटस्थ रह के चीज़ों को वाच करेंगे, जो सबसे उपयुक्त होगा हम उसके संदर्भ में बातें करेंगे। देखिए, समय आया तो रूस में जाकर भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा बातें की गई ना, अभी समय युद्ध का नहीं है। यूक्रेन में जाके इसके क्षेत्रीय अखंडता की बात की ना, दोनों दो चीज़ है, इसको दोनों के देशों में उसके अनुसार बातें की गई। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब दिसंबर 2024 में दोनों देशों के विदेश मंत्री एक दूसरे के साथ बैठक आपको करने की संभावना है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, कृषि, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सुरक्षा, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सुदृढ़, युद्ध सामग्री, साइबर अपराध जैसे कई क्षेत्र में हम सहयोग कर पाएंगे। 10 गुना से हम लोग गुना से क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे। युद्ध समाप्ति की बात की जा रही है, जल्द ही कुछ बातें उभर कर सामने आएगी। हम लोग 15 दिन 1 महीने का वेट करिएगा। देखिए, रूस यूक्रेन के मुद्दे पर कुछ बेहतर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, रूस के तरफ से भी, यूक्रेन की तरफ से भी। देखिए, ऐसे ही भारतीय प्रधानमंत्री दोनों देशों का दौरा 1 महीने के अंदर नहीं किए। उसके पीछे का जो कूटनीतिक चाल है, कूटनीतिक दौरे हैं, कूटनीतिक स्वार्थ है, कूटनीतिक उद्देश्य है, वो पूरा करना है, जिसमें हम वैश्विक आपूर्ति को आपूर्ति जो समस्या उत्पन्न हो रहा है, वैश्विक मंदी के संदर्भ में बातें हो रही है। तो युद्ध से समाधान नहीं निकाला, युद्ध से केवल विवाद जो है ना, युद्ध से केवल आपको विवाद क्रिएट होता है, युद्ध से केवल आपको समस्याएं क्रिएट होती है, युद्ध से केवल आपको आपसी रंजिश बढ़ता है, जिससे हम विश्व आपूर्ति में होने वाली सेवा, आयात और निर्यात को प्रभावित करते हैं, जिससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। इन सब चीज़ों को लेकर चीज़ें जल्द से जल्द निर्णय ली जाएगी। पीटी फैक्ट याद रखिएगा इसे। पीटी फैक्ट में पहले हाइब्रिड रॉकेट रूमी का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया गया, पुनः रीयूजेबल होने वाले हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 सफलतापूर्वक किया गया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया गया। तो इसका जगह का नाम याद रखिए,
कहाँ से लॉन्च किया गया है। 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर का उपयोग कर सब ऑर्बिटर ट्रेजडी में लॉन्च किया गया। साथ भेजे गए उपग्रह ब्रह्मांडीय विकिरण तीव्रता यूवी विकिरण अर्थात यूवी गुणवत्ता वाले वायुमंडलीय स्थिरता डाटा निगरानी समग्र डिजाइन किया जा सकता है। इस तरीके से यह चीज़ें, तो भारत एक नई उपलब्धि लेकर आया है, नई चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से हम धरातल पाएंगे। तो यह रीयूजेबल आपको रीयूजेबल जो हाइब्रिड रॉकेट मिशन है, यह भारत के लिए टेक्निकल आपको क्या करेगा, एडवांस करेगा। इन सब चीज़ों को पीटी फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में ध्यान रखिएगा, कार्यबल का 40 करोड़ महिलाओं की जरूरत है। यह आंकड़ा कहाँ आया है? महिला श्रम बल भागीदार जो है, तो जिसे हम लोग LFPR कहते हैं, उसमें 37% से लगभग दुगुना 70% करने की ज़रूरत है। यह जो आंकड़े हैं ध्यान रखिएगा, नई रिपोर्ट जिसमें गैर लाभकारी संस्था द नज इंस्टीट्यूट ने श्रम बल भागीदारी रिपोर्ट के में जारी किया है। इसके आधार पर यह बोला गया है कि देश अगर 2047 तक 30,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, तो इसलिए रिपोर्ट में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देना होगा, पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसमें रिपोर्ट में बोला गया भारत की अर्थव्यवस्था 14,000 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देने के लिए कार्यबल के अतिरिक्त 40 करोड़ महिलाओं की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2047 तक वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी दल 37% लगभग बढ़ाकर 70% करना होगा। तो इस तरीके से लाभ, अभी जो 37% उसको बढ़ाकर कितना 70% करना होगा, या 11 करोड़ के श्रम बल के शामिल होने की अनुमान है। ऐसी बातें हो रही। तो इस तरीके से हम जो चीज़ें हैं नज इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बातें की जा रही है, वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रबंधन की बात हो रही, बेहतर अवसरों को सृजित करने की बात हो रही, महिलाओं को समान भागीदारी देने की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, 2000 से 11 गुना अधिक पाई गई आपको संभावना, कार्यबल अधिक कार्यबल हो चुकी है। तो ये सब आंकड़े आ चुके हैं। तो कार्यबल कहने का मतलब कार्य करने के जो कार्य करने वाले कंधों की बात होती है, जो आपको जो कार्यों को धरातल पर करते हैं, अर्थात जो युवा वर्ग है, जो कार्य करने की क्षमता डेवलप करते हैं, देश के संसाधनों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, जिसमें बच्चे और वृद्ध को अलग रखा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारा कार्यबल क्षमता कितना है, कार्यबल क्षमता कितना है, वर्ष है, कितने वर्ष के लोग कार्य कर सकते हैं। इसमें युवा वर्ग आप बताइएगा, भारत का युवा वर्ग क्षमता दर क्या है, ये सब बातें आप बताइएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। नीति आयोग जल्द ही इंटरनेट मीडिया पर कंटेंट उद्योग का अध्ययन करेगी। तो इसके लिए आपको यह न्यूज़ एक बार देख लेना है। जब यह करेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है क्या कि 2028 तक 28 अरब डॉलर का हो जाएगा, जो भारत में कंटेंट बनाने का पूरा उद्योग, विज्ञापन राजस्व की बात होती है उसमें। जो अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट में ये बातें की गई है। तो यह बड़ा है, क्षेत्र बन रहा है। विज्ञापन कंटेंट और क्रिएटर जो बात होती है, हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम नीति आयोग एक टीम तैयार की है, जिसके आधार पर इसका अध्ययन किया जाएगा। उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए आंकड़े आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए नीति निर्धारक तत्व बनाए जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। अब 78% जो है क्रिएटर्स गैर महानगरीय शहरों में, अर्ध शहरी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। तो सिर्फ एजुकेशन ऐप के तौर पर शुरू होने के बावजूद 3 से 4 वर्षों में हमारा प्लेटफॉर्म यूपीएससी स्कूल परीक्षाओं के लिए योग, सेव और दूसरे क्षेत्रों के क्रिएटर के पसंद आने लगा है। तो इस तरीके से यूट्यूब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स जो हैं और भी कंटेंट क्रिएट करा रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें हैं ना, सबके नेगेटिव पक्ष नहीं है, पॉजिटिव पक्ष भी है। तो उससे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। आप 2 पीटी फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा। मेगा बिजली ट्रांसफ़र बनाएगी अमेरिका और भारत। तो इसके लिए आपको कार्य योजना चलाया जाएगा। तो इसको एक बार पीटी फैक्ट देखना। और रिहो लॉन्ग जो है बनी फुटबॉल रेफरी, या दूसरी आपको रेफरी बनी है। तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपको कौन बनी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस पर मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ एनालिसिस किया था। अब जो रिहो लॉन्ग है वो कहाँ की है, ध्यान रखिएगा। आपको ये मेघालय की जंतिया पहाड़ियाँ जबाई कस्बे की रहने वाली है। तो इनका नाम याद रखिएगा। इससे पहले अंडर जो 70 फीफा वर्ल्ड कप था, उसमें जो
महिला जो भारतीय उम्मीदवार भारतीय रेफरी बनी थी जो सहायक के तौर पर, उनका नाम याद रखिएगा आप लोग, उबेना आपको फर्नांडिस, याद रखना फर्नांडिस, याद रखना उनका नाम था। यह दूसरी महिला है जो फीफा अंडर जो 17 विश्व कप होगा उसकी सहायक कोच बने, सहायक आपको रेफरी बनेगी। तो इस तरीके से पीटी फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, समुद्र में और बढ़ेगी भारत की ताकत, अमेरिका देगा पनडुब्बी रोधी सोनोबाय। तो इस तरीके से हम तकनीकी तौर पर डेवलप होंगे। तो इसके लिए आपको 28 लाख अमेरिकी डॉलर होगी, 5 करोड़ 28 लाख जो यह लागत इसके लिए लगाया गया है। तो एंटी सबमरीन वारफायर सोनवाय एक प्रकार का सोनार उपकरण होता है जिसमें पानी के अंदर दुश्मन पनडुब्बी के पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल नौसैनिक अभियानों के पनडुब्बी ढूंढने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। अमेरिका रक्षा सुरक्षा जो एजेंसी है उसके लिए कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। आप भारत को मिलेगा तो हम सबमरीन में और भी बेहतर क्या कर पाएंगे, भारतीय जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर बेहतर क्या कर पाएंगे, निगरानी कर पाएंगे, अपने दुश्मनों को सुरक्षा कर पाएंगे, अपनी सीमाओं को। तो पनडुब्बी रोधी सोनोबाय जो है यह हमें और भी मजबूत करेगा। तो पीटी फैक्ट याद रखना है इसे। यह प्रश्न पूछ सकता है वो किससे प्राप्त होगा। सुनीता और विल्मोर को हो सकता है स्पेस एनीमिया, अर्थात कहने का मतलब है लंबे समय से स्पेस में ये रह रही हैं, तकनीकी कुछ खामियां आ गई थी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में तो फंसी हुई। अब तक नासा के बयान जारी कर स्पेस एक्स के यान से लौटेंगे तो फरवरी 2025 तक वहीं रुकना पड़ेगा, अर्थात 2025 तक उनको अपने जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर रोकना होगा। तो इस लंबे समय अंतराल में उनकी खून में कुछ कमी होगी जिसमें माइक्रोग्रेविटी, हेमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी कहते हैं गिनती में कम कर सकता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जो परिवहन के आवश्यक तत्व होते हैं वो कम होने लगेंगे, तो जिसके कारण उनको एनीमिया के जैसे आपको बीमारियां उनको डेवलप हो जाएगी। स्पेस एनीमिया नाम दिया गया इसका। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर पूछे जाते तो आपको इसके लिए भी ध्यान रखना है। यह क्या है कॉन्सेप्ट स्पेस एनीमिया, तो इस हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में आप बातें करेंगे। क्लियर है। जो ग्रेविटी हीमोग्लोबिन है और लाल रक्त कोशिकाओं जिसे आरबीसी कहते हैं उनकी गिनती कम होने लगती है शरीर में, जिससे हम बाद में एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। चलिए आगे हम बात करेंगे सवालों में महिला सुरक्षा है। हम लगातार इस पर बात करते रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिला सुरक्षा के संदर्भ में महिला अवसरों के संदर्भ में हम बात ना करें हो। कहीं ना कहीं इनके शब्द आपको यूज देखने को मिल जाते हो। पर चिंता का कारक क्या है कि हालिया घटनाक्रम, हम निर्भया की बात कर ले से उससे पहले की बात करें या बाद की घटनाओं की बात करें, तो निर्भया हैदराबाद की डॉक्टर घटना, वर्तमान में कलकत्ता की डॉक्टर घटना, इसके बाद महाराष्ट्र में भी विवाद चल रहा है, बहुत से राज्यों में विवाद चल रहा है। तो इस तरीके जो महिला दुष्कर्म की घटना हो रही है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षित महिला के साथ जो हुआ, वो कहीं ना कहीं जो हमारा सभ्य समाज है उसके लिए उसके मुंह पर तमाचा है। उसके मुंह पर जो हम बुद्धिजीवी बनते हैं, बुद्धिजीवी जैसे विचार रखते हैं, उसके बुद्धिजीवी बनता पर तमाचा है। इस तरीके घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, संवेदनशीलता को ही केवल बढ़ा सकते हैं। संवेदनशील होने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम केवल कैंडल मार्च लेकर चले, केवल हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दें। यह संवेदनशीलता का अर्थ यह होगा कि हम केवल वो काम करें जिससे दूसरे वस्तु का सम्मान बढ़े। वस्तु अर्थात हम जीवंत और मरण दोनों, अमूर्त और मूर्त वस्तुओं की बात करें। जब तक हम नैतिक जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे, नैतिक जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं, हम यह नहीं समझेंगे कि इससे हमारे प्रभाव क्या होने वाले आने वाले समय में, तब तक इन समस्याओं का समाधान हम नहीं ढूंढ पाएंगे। बाकी सब कहानियाँ आपको पता है किस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह के चीज़ें आगे बढ़ी हैं। पर याद रखिएगा कोलकाता की घटना उपरांत देश में भर डॉक्टरों के गुस्से उबाल पर आया, वे हड़ताल पर चले गए। इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएँ चमरा गई, सुप्रीम कोर्ट में बातें चली गई। सोच के देखिएगा, गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल पर ममता सरकार के पास कोई जवाब नहीं, इस घटना के एफआईआर 14 घंटे के बाद क्यों दर्ज की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के आगाह किया कि इस मामले में राजनीतिकरण न किया जाए, लेकिन राजनीति तो पहले ही शुरू हो गई। इसका एक कारण तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया ही रहा। यह पहली बार नहीं है जब
अपने राज्य में किसी गंभीर घटनाओं का आरोप लोगों को बचाने की कोशिश करती हुई। उससे पहले संदेश खाली की घटना थी जिस पर पूरा देश शर्मसार हुआ था। उससे इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये कि इसको निपटा कैसे जाए, हम बात तो करते हैं कि हाँ ऐसी घटना हो जाती है, उसके लिए सारी संस्थाएं एजेंसियां काम करती है। देखिए, राज्य हो या देश हो या राज्य के किसी देश का राज्य हो, ठीक है ना, हम जब तक यह टारगेट नहीं करेंगे किस मुद्दे पर हमको एक्शन त्वरित लेना है, यहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होना है। हम ऐसा नहीं कि मणिपुर के मामले में चुप रहेंगे तो कोलकाता के मामले में कोई एक्स पार्टी, मणिपुर पे कोई वाई पार्टी चुप रहेगी। अगर ऐसे मुद्दे होंगे उनका जांच प्रॉपर होना चाहिए, और जांच प्रॉपर होने पर सभी राजनीतिक दल की एक राय होनी चाहिए कि इन प्रकार की सुरक्षाओं के लिए हम कभी भी राजनीतिकरण नहीं करेंगे, उसको केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहने देंगे। उसके लिए हम जितने भी उचित कार्रवाई हो सकती, कानून कार्रवाई हो सकती, उसके लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे, तभी चीज़ें होंगी। डर और भय का कॉन्सेप्ट है। अभी हाल ही में असम में एक हुआ ना घटना, जहाँ पर पुलिस एक दुष्कर्म को लेकर जा रहे थे, वो भागने का प्रयास किया और वो तालाब में डूब कर मर गया। उसके शव को उसके गांव वालों ने दफनाने से मना कर दिया। जब तक सामाजिक बहिष्कार, मैंने निर्भया कांड के बाद जो चीज़ें हैदराबाद में हुई थी, तो उसके बाद मैंने कुछ बातें बोली थी। सामाजिक, जब फांसी दिया गया था निर्भया कांड के दोषियों को, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि जब तक हम सामाजिक बहिष्कार इन लोगों का नहीं करेंगे तब तक ऐसे लोग हैं ना ये अपना काम करते रहेंगे, उनको ये डर नहीं है। हम जब तक सिस्टम से, जो प्रथम पंक्ति का सिस्टम है, जैसे हम नेताओं की बात करेंगे, अफसरों की बात करेंगे, इन्फ्लुएंसर की बात करेंगे, जब तक हम प्रथम पंक्ति के लोगों को है ना, जो इस कृत्य में पहले से उन पर चार्जशीट दाखिल है, उनको लिए चीज़ें पहले से, आपको अभी एडीआर का रिपोर्ट आया तो बोला गया ना 151 सांसद या विधायक इस प्रकार के विवादों में घिरे हुए, तब तक उनको सज़ा नहीं देंगे, तब तक ये सब सामाजिक बहिष्कार धरातल पर नहीं आएगी। तो आपको केवल सामाजिक बहिष्कार को इसी संदर्भ में ग्राउंड लेवल पर लाया जा सकता है। आपको अपने इन्फ्लुएंसर से सीखने की आवश्यकता है कि बेहतर इन्फ्लुएंसर कैसे बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस ग्राउंड लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। हमने कानून व्यवस्था बहुत मजबूत कर रखा है, पर वो धरातल पर क्या होता है, उसका ऑडिट नहीं हो पाता, उसका धरातल पर कभी यह देखा नहीं जाता क्या वो सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब सारे अवसरों को है ना हमको बेहतर करने की आवश्यकता है। हमें रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो पुलिसों को दिया जाए। पुलिस क्या करती है, हर चीज़ को नेगेटिव देखने का प्रयास करती है। बड़े बड़े लोगों से, जब पुलिस की बेटी का रेप होगा तो चीज़ें सही हो जाएगी, जब अधिकारियों की बेटी का रेप होगा तो सही हो जाएगा, सिस्टम सही हो जाएगा। उसी सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पर अभी वो मामले विवाद के कारण बने हुए हैं। किसी नेताओं के किसी संबंधी का रेप होगा या बलात्कार होगा तो वो क्या होंगी, वो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। पर आम लोगों के लिए क्या है, अभी हाल ही में एक महिला, यूपी की एक महिला जो थी, आपको सोशल मीडिया पर एफआईआर लगाने के लिए आपको बातें विवाद कर रही थी, उनको वहाँ के नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सोच के देखिए हम इकोसिस्टम की ऐसी बात कर रहे हैं। जब इकोसिस्टम जब हमसे बना है तो हम ही सजग नहीं है, क्या उस महिला के समर्थन में सभी लोग आए, सभी लोग गए? तो इस चीज़ को समझने की बात है कि हम जब इन सवालों का बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी की बात होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई दुष्कर्म किया, कोई पुरुष दुष्कर्म किया, क्या उसकी माता, बहन या उसकी पत्नी क्या इसका विरोध कर पाई, मुखर विरोध कर पाई? अगर मुखर विरोध कर पा रही है तो सोचिए हम इकोसिस्टम सही दिशा में, अगर नहीं तो हमको पहले इस इकोसिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि महिला ही महिला का सुरक्षा नहीं कर पा रही, महिला ही महिला का समर्थन नहीं कर पा रही, महिला ही महिला के अधिकारों को रखने का प्रयास नहीं कर पा रही। पुरुष उसके सहयोगी मात्र हो सकते हैं, पुरुष उसके सहयोगी मात्र होते। पहले महिलाओं को सशक्त होना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा, अपने अधिकारों के लड़ना होगा। इन सब चीज़ों पर जब तक हम नहीं काम करेंगे तब तक चीज़ें ढाक के पात बने रहेंगे। हम
कितना भी बेहतर कानून ला दे, वो धरातल पर तभी लागू होगी जो दुष्कर्म कर रहा है उसका सामाजिक बहिष्कार उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी, उसके गांव वाले, उसके राज्य वाले नहीं करें, उनको जीना मुश्किल कर दे ऐसे लोगों का। और या साथ ही प्रताड़ना के स्तर पर हम बात करें, हम सज़ा की बात करें तो ट्रायल फास्ट होनी चाहिए, हर चीज़ का ट्रायल फास्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं राज्य की एजेंसियाँ क्यों नहीं इसके लिए सक्षम, इसके लिए CBI आना पड़ गया, राज्य की एजेंसियों को सक्षम होना चाहिए था। तो ये सब मुद्दे को ध्यान में रखिएगा, इन्हीं सभी मुद्दों के आधार पर हम इसका आकलन कर सकते हैं। जब भी महिला सुरक्षा की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, की पॉइंट के तौर पर 2-3 बातें जरूर रखिएगा। पहला, सुरक्षा क्या होना चाहिए, सुरक्षा समझ विकसित होना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा, जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में रहता हूँ ना, जो महिला कैंडिडेट आती हैं, मैं सभी महिलाओं से एक सवाल पूछता हूँ कि आपको कौन कौन से कानूनी अधिकार दिए गए हैं आपकी सुरक्षा के लिए। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, मुझे कभी कभी यह इकोसिस्टम का दोष देखने को मिलता है कि हमने महिलाओं को कानूनी सुरक्षा के बारे में बताया ही नहीं आज तक। उनमें से 99% महिलाएं क्या होती, चुप हो जाती है। और यह महिला कौन होती है, एक महिला ये अधिकारी बनने जा रही है कुछ दिन के बाद, उनको तक नहीं पता है कि हमारे सुरक्षा अधिकार अगर 10 कानून पूछ दिया जाए वो नहीं बता पाती है। यह मैं इंटरव्यू बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जब मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा रहता उस समय की बात कर रहा हूँ। और यह बाकायदा इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जब ये महिला, पढ़ी लिखी महिला अपने अधिकारों को नहीं जानती है, तो आप सोच के देखिए ग्राउंड लेवल पर जो अनपढ़ है, गाँव में रहती है, जिनको ये सब चीज़ों से नहीं मतलब है, तो ध्यान रखिए उनको कहाँ पता होगा शिक्षा के संदर्भ में कि हमें कानून कौन कौन से प्राप्त है। हमें संवैधानिक कानून पता है तो कानूनन अधिकार हमें नहीं पता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जब तक हम सुरक्षा समझ विकसित नहीं करेंगे, सुरक्षा के लिए सक्षम प्राधिकार नहीं देंगे, सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, हम समाजीकरण उसका नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें धरातल पर सही नहीं होंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता। और ये मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूँ। जो भी महिला देख रही है मेरी वीडियो को, ईमानदारी से आप मुझे बताइएगा, क्या आपको 10 ऐसे कानून पता है जो आपको आपकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, बिना किसी सर्च के, बिना किसी का टूल्स का सहायता लिया 10 कानून का नाम मुझे लिख के भेज दीजिए, तो मैं मानूंगा। देखिएगा उसमें से क्या होता है ना, उसमें से आपको ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पता चले खामियां कहाँ हैं। हम बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर स्थितियाँ क्या, महिलाओं को ये सुरक्षा समझ नहीं है कि हम सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मुझे किसी प्रकार का इस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हम जाएंगे कहाँ, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।